सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं चेतन शर्मा आधुनिक विद्यालय के इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, सोशल साइंस कक्षा 9th फ्रांस की क्रांति का पार्ट 4 लेकर मैं एक बार फिर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति की घटनाओं के बारे में हमने जाना और नेशनल असेंबली के द्वारा नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और उसे 1791 में लागू भी कर दिया गया, जिससे सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लग गया, जिससे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य है कि राजा की शक्तियों पर संविधान के द्वारा अंकुश लगा दिया जाना। यानी पहले सम्राट की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, अंकुश नहीं था, लेकिन इस संविधान के द्वारा जो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया, अब सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लग गया। न सिर्फ अंकुश लगा बल्कि उन शक्तियों का पृथक पृथक संस्थाओं में हस्तांतरित भी कर दिया गया। जैसे विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसे व्याख्या करती है और जो उस कानून का पालन न करे उसे दंडित करती है। ऐसे पृथक पृथक 3 संस्थाओं में शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। ये हमने जाना। आज हम ये जानेंगे कि कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई फ्रांस के 1791 के संविधान के अनुसार, और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, और जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको समझाने के लिए किन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांस की क्रांति के दौरान जो संविधान बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा और 1791 में उसे लागू किया गया, उस संविधान के अनुसार जो कानून बनाने की शक्ति का जो दायित्व है वो नेशनल असेंबली को ही सौंपा गया। हाँ, यह वही नेशनल असेंबली जिसने 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी संविधान के प्रारूप बनाने के लिए। अब लेकिन इस नेशनल असेंबली का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता था, यानी इसके जो सदस्य हैं उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से, जैसे नागरिक पहले सक्रिय नागरिक जो होते हैं वो पहले एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं और फिर निर्वाचक समूह के जो सदस्य हैं वो नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और नेशनल असेंबली के जो सदस्य हैं वो कानून निर्माण करते हैं पूरे फ्रांस के लिए। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल असेंबली के सदस्यों का निर्वाचन किया जाने लगा। यानी सबसे नीचे नागरिक, फिर उसके ऊपर निर्वाचक समूह और निर्वाचक समूह के ऊपर नेशनल असेंबली। नागरिक भी 2 प्रकार के होते थे उस समय, एक सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वो होते थे जो 25 साल की उम्र प्राप्त कर लेते थे और 3 दिन की मजदूरी के बराबर का जो टैक्स देते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया। बाकी पुरुष और जो महिलाएं थी उन्हें निष्क्रिय नागरिक के रूप में माना गया और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पर मत देने का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को ही होता था, यानी सक्रिय नागरिक ही निर्वाचक समूह के सदस्यों का चुनाव करते थे। और निर्वाचक समूह और नेशनल असेंबली के सदस्यों के लिए उन्हें उच्चतम
टैक्स देने वाले लोगों की श्रेणी में शामिल होना होता था। यानी वही लोग निर्वाचक समूह और नेशनल असेंबली के सदस्य बन सकते थे जो उच्चतम टैक्स देते थे, यानी ज्यादा टैक्स देने वाले लोगों में शामिल होते थे। वही लोग इनका चुनाव लड़ सकते थे या इनमें शामिल हो सकते थे। स्टूडेंट, आप चित्र 7 में देख सकते हैं कि 1791 के संविधान के लागू होने के बाद नई सरकार किस प्रकार से कार्य करती थी। स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किस संस्था के पास है। हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है और हमारे देश में विधायिका यानी व्यवस्थापिका को संसद के नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग है। अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं और इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहते हैं। हमारे यहाँ संसद कह देते हैं और इंग्लिश में हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी कह देते हैं, जिसके पास कानून बनाने का दायित्व है। स्टूडेंट, फ्रांस की क्रांति के बाद जो संविधान बना, वह संविधान की जो शुरुआत है वो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से उसका आरंभ होता है। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना गया, अर्थात ये अधिकार प्राकृतिक माने गए। नैसर्गिक का तात्पर्य है प्राकृतिक, और ये अधिकार प्राकृतिक माने गए यानी इंसान के जन्म लेते ही उसे ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी जन्म से ही ये अधिकार माने गए और इनकी सुरक्षा का दायित्व राज्य को सौंपा गया। स्टूडेंट, हमारे देश के संविधान में भी जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल किया गया है, जिसे मूल अधिकार कहा जाता है, उस मूल स्वतंत्रता के मूल अधिकार में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को शामिल किया गया है। स्टूडेंट, आपके इस बुक में एक क्रांतिकारी पत्रकार जिनका नाम है जियाम पॉल मरात, इनका न्यूज़पेपर है जिसका नाम है लामी द पपल, जिसका हिंदी अर्थ है, ये जो लामी द पपल है ये फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी अर्थ जनता का मित्र। इस न्यूज़पेपर का कुछ अंश आपकी पुस्तक में दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो 1791 का जो संविधान है, जो नेशनल असेंबली का द्वारा बनाया गया था, उस पर कुछ टिप्पणी की गई है। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है और जब तक गरीबों और शोषितों के अधिकारों की पूर्ति तब तक नहीं होगी, गरीबों और शोषितों की अधिकारों की पूर्ति शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं होगी। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि अमीर वर्ग कानूनों को प्रभावित करता है, लेकिन ये कानून भी जब तक ही चलेंगे जब तक जनता इन्हें मानेगी। जिस प्रकार से उन्होंने कुलोने के द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, अमीरों का हर्ष भी यही होगा। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जो मत डालने का अधिकार जो इस संविधान में 1791 के संविधान में जो मत डालने का अधिकार है वो केवल सक्रिय नागरिकों को ही दिया गया है, यानी उन्हीं पुरुषों को जो 25 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर वेतन देते हैं, उन्हीं को मत डालने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे महिलाओं को और अन्य जो पुरुष थे उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया। इसके अलावा नेशनल असेंबली में और निर्वाचक समूह में जो अधिक टैक्स देते थे उन्हीं को ही शामिल किया गया
वही नेशनल असेंबली के जो सदस्य बन सकते थे, बाकी और कोई नहीं बन सकता था। यानी गरीब लोग इसमें उम्मीद नहीं लगा सकते थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो 1791 का जो संविधान था, ये अमीरों के अधिकारों के संरक्षण प्रदान करता था। यानी अमीरों के अधिकारों को ही संरक्षित करता था। गरीबों जो टैक्स नहीं देते थे, और महिलाओं के लिए ये संविधान नहीं था। इसमें महिलाओं को मताधिकार भी नहीं दिया गया था। अगला टॉपिक है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। चित्र 8 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है, जो 1790 में उन्होंने बनाया है। इसमें दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की आकृति कानून को निरूपित करती है। आप पुस्तक में ये चित्र देख सकते हैं। स्टूडेंट, आपको ये विचार करना है कि इसे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्यों कहा गया, पुरुष शब्द क्यों लगाया गया। इसमें कुल 10 पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और वह स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है प्रत्येक राजनीतिक संगठन का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों की सुरक्षा करे। ये नैसर्गिक अधिकार हैं सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। नैसर्गिकता का तात्पर्य मैंने पहले भी बताया था आपको, प्राकृतिक। यानी यह वह अधिकार जो व्यक्ति को जन्म लेते ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे अनाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हो। स्टूडेंट, मैं बता दूं यहां संप्रभुता क्या होती है। कोई भी राज्य जब भी बनता है 4 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और चौथा तत्व है संप्रभुता। यानी ये 4 तत्व मिलकर के ही किसी राज्य का निर्माण करते हैं, जिसमें सरकार, संप्रभुता और भूभाग और जनसंख्या। तो संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो बाह्य और आंतरिक रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो। जैसे राजतंत्र में संप्रभुता एक राजा में निहित होती है, यानी राजा सर्वोच्च शक्ति होती है, वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। उससे ऊपर कोई भी निर्णय लेने में, उससे ऊपर उसके निर्णय को प्रभावित करने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं होता राजतंत्र में। लोकतंत्र में संप्रभुता एक जनता में निहित होती है, यानी संपूर्ण जो शक्ति का स्रोत होती है वो जनता होती है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो उम्मीद करता हूं संप्रभुता आपको समझ में आई होगी। पॉइंट नंबर 4 है स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने की शक्ति है जो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। पॉइंट नंबर 5 है समाज के लिए हानिकारक कृत्यों पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। ये पॉइंट नंबर 6 है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी लोग समान है। यहां पर सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। पॉइंट नंबर 7 है
कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता, ना गिरफ्तार किया जा सकता और ना ही नजरबंद किया जा सकता है। यानी ये पॉइंट ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति पर बिना कानून की सम्मत प्रक्रिया यानी बिना किसी को कानून की प्रक्रिया के बाहर किसी को भी गिरफ्तार या दोषी ठहराया नहीं जा सकता और न ही नजरबंद किया जा सकता है। यानी कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी पर कार्रवाई की जा सकती है। पॉइंट नंबर 8 है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, लिखने और छापने की आज़ादी प्राप्त है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसके दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, अर्थात वह उस आज़ादी का दुरुपयोग नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 9 है, प्रशासन का खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाया जाना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक के उसकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 है, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अउल्लंघनीय अधिकार है, इसलिए इससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए इसका अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, लेकिन इसके लिए अग्रिम मुआवजा दिया जाना चाहिए। स्टूडेंट, हमारे देश के संविधान में भी कुल 7 मूल अधिकार दिए थे जब मौलिक संविधान में, लेकिन जो 7वां जो मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वो मूल अधिकार नहीं है। हमारे देश में भी सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति को अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुआवजा भी सरकार देती है। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक प्रतीक चिन्हों के मायने। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं होते थे, मतलब बहुत कम लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, ज्यादातर अशिक्षित होते थे। अतः ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जो आपकी पुस्तक के चित्र 8 में भी दिए हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे टूटी हुई जंजीर का चित्र, ये उस समय फ्रांस में दासों को जंजीरों के माध्यम से बांधा जाता था, और टूटी हुई जो हथकड़ी का जो चित्र है वो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर का चित्र, एक छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन छड़ों के गट्ठर को तोड़ना आसान नहीं है, यानी एकता में बल। इस पर तो आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी। त्रिभुज में रोशनी बिखेरती हुई आंख, ज्ञान का प्रतीक, एक सर्वदर्शी आंख। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। राजतंत्र, निरंकुशता का प्रतीक। अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए सांप, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। लाल टोपी, दासों के स्वतंत्र होने के बाद जो पहने जाने वाली टोपी, यानी ये जो लाल टोपी है ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। डेनों वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। विधिपथ, यानी कानून सबके लिए समान है, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। स्टूडेंट, आपकी पुस्तक में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं,
इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रतीक चिन्हों को आपको पहचानना है बॉक्स नंबर 1 से। आपको ध्यान है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति का नारा भी था। क्वेश्चन नंबर 2, ले बार्बिए द्वारा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र पर चित्रित प्रतीक चिन्हों की आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 1791 के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 6 की तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, 1791 के संविधान के द्वारा फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को लाभ हुआ और किन समूहों को असंतोष प्राप्त हुआ, और इसके अलावा जो जियान पॉल मरात ने भविष्य के लिए क्या पूर्वानुमान लगाए, ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे, हंगरी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, जहां पर निरंकुश राजतंत्र था, उन पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा या फ्रांस की घटनाओं से क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ के राजाओं पर, वहाँ के कुलीनों पर, पादरियों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर, इन पर क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा कल्पना कीजिए। ऑस्ट्रिया का चांसलर तो कहता ही था, जिसका नाम मेटरनिक था, कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाती है। ये मेटरनिक जो फ्रांस का चांसलर था, उसका कोटेशन है। इन क्रियाकलापों के अलावा मैं भी आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न लिखवा देता हूं। 1791 के संविधान द्वारा कानून निर्माण का दायित्व किस संस्था को सौंपा गया? यह दायित्व नेशनल असेंबली को सौंपा गया था। इसका उत्तर है नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? इसका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता था। सक्रिय नागरिक कौन थे? सक्रिय नागरिक वह पुरुष थे जिनकी आयु 25 वर्ष थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। नैसर्गिक अधिकारों का तात्पर्य क्या है और नैसर्गिक अधिकार कौन कौन से थे? नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार, ये उत्तर बता रहा हूं मैं। नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार, यानी ये अधिकार जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते थे, जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार, और इसके अलावा अभिव्यक्ति का अधिकार। इन अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व राज्य का था। क्या 1791 के संविधान के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? जी नहीं, महिलाएं निष्क्रिय नागरिक में मानी गई। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।